कार्बन कंपाउंड्स के अंदर हमें दो कंपाउंड पढ़ने हैं, ठीक है। पहला है इथेनॉल और दूसरा है इथेनोइक एसिड, ठीक है। सबसे पहले बातें करेंगे इथेनॉल की। इथेनॉल का फंक्शनल ग्रुप आपको क्लियर है? कौन सा फंक्शनल ग्रुप रहा होगा इसके लिए बताइए। तो आंसर है एल्कोहल। कौन सा? एल्कोहल, ठीक है। ये एल्कोहल ग्रुप रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर अब इथेनॉल, इथ टर्म आ रहा है तो आपको पता चल रहा है कितने कार्बन की चेन होगी, बोलो। 2 कार्बन की चेन होगी, ऐसा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो एल्कोहल वाला हमारा जो ग्रुप होता है उसका फर्स्ट मेंबर तो होगा मिथनॉल, और ये कौन सा मेंबर है? सेकंड मेंबर। तो जो इथेनॉल है वो एल्कोहल ग्रुप का सेकंड मेंबर है, ठीक है। नंबर 1 बात तो ये जिसके बारे में आप पढ़ने जा रहे हो। इसके बारे में कुछ और बातें जान लो जो कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हैं। पहला है ये कलरलेस लिक्विड है, ठीक है। इसमें आप अगर ब्लू कलर का लिक्विड डाल देंगे तो ये ब्लू कलर का हो जाएगा, येलो कलर का डाल देंगे तो येलो कलर, क्योंकि इसका खुद का कोई कलर नहीं है, ये कलरलेस लिक्विड है। दूसरी बात ये, इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इज 156 केल्विन, ये आपको याद रखना है। फ्रीजिंग पॉइंट कितना है और बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 351 केल्विन। तो ये दोनों फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की आपको याद रखनी है, फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इट हैज़ अ डिस्टिंक्ट स्मेल एंड बर्निंग टेस्ट, इसकी स्मेल कैसी है? कुछ एक डिफरेंट स्मेल आएगी, वो आपको याद रखनी है। और टेस्ट कैसा है? बर्निंग, बहुत ही तीखा टेस्ट है इसका, ठीक है। इथेनॉल इज सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं अपने आयंस में ब्रेक होता होगा वाटर में डिजॉल्व करने पर, ठीक है। और कंजम्पशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्योर एल्कोहल कॉज ड्रंकनेस, तो बहुत सारी जो ड्रिंकिंग पर्पज के लिए जो बनाई जाती हैं, जो अल्कोहलिक ड्रिंक जिसे बोलते हो आप, बियर, रम, विस्की, इन सब में किसका यूज किया जाता है? इथेनॉल का यूज किया जाता है। जो भी अल्कोहलिक ड्रिंक हैं, अल्कोहलिक का मतलब क्या होगा? क्या यूज कर रहे हैं? कौन सा ग्रुप है ये? अल्कोहल ग्रुप है ना, तो इस ग्रुप का यूज किया जाता है, इसमें से इथेनॉल का यूज किया जाता है ना, ये जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स होती हैं। तो इनका कंजम्पशन करने से, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्योर अल्कोहल की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, तो वो क्या करता है? ड्रंकननेस की कंडीशन लेकर आता है, ठीक है। नर्वस सिस्टम को डाउन कर देता है और आपका जो कंडीशन ऑफ जजमेंट है किसी भी चीज़ के लिए, वो एबिलिटी ख़त्म कर देता है, ठीक है। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी हैं, वो आपको याद रखनी है। पहली क्या है? कलरलेस लिक्विड है। दूसरा फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट याद रखना है। तीसरी क्या है? स्मेल और टेस्ट, ठीक है। ये डिस्टिंक्ट है, ये बर्निंग टेस्ट है। वाटर में सभी प्रोपोर्शन में, ऑल प्रोपोर्शन में सॉल्युबल है, ठीक है। और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्योर एल्कोहल ड्रंकननेस का कॉज होता है, ठीक है। ये तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी हैं जो आप देख कर और ऑब्जर्व करके बता सकते हो, ठीक है। कुछ इसकी केमिकल प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है, जिसमें से सबसे पहली आती है रिएक्शन विद सोडियम। सोडियम के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? सोडियम इथॉक्साइड बनाता है। और इसकी रिएक्शन को समझना बहुत आसान है। क्यों? यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन ये दिखाई दे रहे हैं आपको? 2 हाइड्रोजन है। कितने हैं? 2 हाइड्रोजन। यहाँ पर सोडियम कितने दिखाई दे रहे हैं? 2। सोडियम जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, या मैं कहूँ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन। तो ये सोडियम इस हाइड्रोजन को क्या कर देता है? यहाँ से डिस्प्लेस कर देता है, रिमूव कर देता है, ठीक है। इसको डिस्प्लेस करके खुद इसकी जगह लग जाता है और हाइड्रोजन को रिमूव करा देता है। तो 2 हाइड्रोजन मिलकर क्या बना लेते होंगे? H2, ठीक है। तो जब भी ये मेटल से रिएक्ट करता है इथेनॉल, तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है। ये जब सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, जिसको आप टेस्ट कर सकते हो कैंडल के साथ। कैंडल के साथ जब आप हाइड्रोजन गैस के सामने उसको लेकर आओगे, बर्निंग कैंडल को, तो वहाँ पर किसका साउंड आएगा? पॉप का साउंड आएगा, ठीक है। दूसरा है रिएक्शन विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये रिएक्शन भी बहुत ही आसान रिएक्शन है। जब इथेनॉल कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो वो वहाँ पर इथीन बना देता है, ठीक है। अब ये बनाता कैसे होगा उसको समझो ध्यान से, बड़े आसानी से समझा जा सकता है इसको। जैसे CH3 CH2, इसको मैं बल्कि ऐसा बनाता हूँ,
आपको मैं इथेनॉल बनाकर दिखाता हूँ फुल स्ट्रक्चर। देखो ये है CH3, ठीक है, और CH2 और क्या OH, ठीक है। इसकी रिएक्शन आप किससे करा रहे हो? H2SO4 से, ठीक है। H2SO4 को मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे लिख रहा हूँ, HSO4। क्या लिख रहा हूँ? ये H2SO4 ही लिखा हुआ है, बट मैंने अभी H लिख लिया अलग और HSO4, ठीक है, इस तरह से लिख दिया है। अब जब आप इससे रिएक्ट कराओगे तो रिएक्ट कराने पर होगा क्या? रिएक्ट कराने पर ये होगा कि यहाँ पर ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, इसका H2SO4 का हाइड्रोजन और इसका OH वाला पार्ट, ये दोनों मिलेंगे तो मिलकर क्या बन जाएगा बोलो? वाटर, H2O। तो अब होगा क्या इस रिएक्शन के अंदर कि यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा, ठीक है, H2O बाहर निकल गया। अब मान लो यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा तो बचेगा क्या? तो आंसर है कि यहाँ पर इस जगह पर जैसे ये OH बाहर निकलेगा, है ना, तो OH वो बाहर निकलते ही यहाँ पर एक बॉन्ड खाली हो जाएगा, आया ना? यस, ये बॉन्ड खाली होगा। तो अब ये बॉन्ड खाली होने पर क्या होगा? ये बॉन्ड कहाँ आ जाएगा? सेंटर में, ठीक है। कहाँ पर आ जाएगा? सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से भी एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा इस तरह से। क्या बन जाएगा ये क्या बन के तैयार हुआ? बताओ, इसका नाम क्या है? इथीन। क्या है ये? इथीन। इथीन बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। जब रिएक्शन कराओगे इथेनॉल की किससे? H2SO4 से, तो यहाँ से आप क्या करना, एक H और OH बाहर निकालना है आपको, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है इस रिएक्शन को कराना। देखो ध्यान देना, इसको यहीं से निकाल दो सारी चीज़ें। CH3 लिखा हुआ है, CH3 लिखा हुआ है, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है? CH2 लिखा हुआ है और OH लिखा हुआ है, ऐसा है ये, ठीक है। तो आप एक काम करो, इसका OH ले लो, ठीक है, और एक H ले लो, ये इतना पार्ट ले लो, इसको इस तरह से ले लेना, ऐसे याद रखने का तरीका बना लो। H और OH, इसको क्या करो? बाहर निकाल दो। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री हो जाएगा, ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे बीच में? डबल बॉन्ड। इधर भी CH2 रह जाएगा और इधर भी CH2 रह जाएगा। तो इस तरह से इस रिएक्शन को करा पाओगे आप बड़े आसानी से, ठीक है। तो जब इथेनॉल रिएक्ट करता है कंसंट्रेटेड H2SO4 से, तो वो क्या बनाता है? इथीन बनाता है और वाटर बनाता है, ठीक है। अच्छा, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। व्हाई? ये रिएक्शन डिहाइड्रेशन क्यों कहलाती है? क्योंकि यहाँ से क्या रिमूव हो रहा है? वाटर, ठीक है। डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन मतलब पानी पीने, जब आप पानी पीते तो आप क्या कर रहे हो? अपनी बॉडी को हाइड्रेट कर रहे हो, है ना। तो वाटर का ऐड होना तो हाइड्रेशन कहलाता है और रिमूव होना डिहाइड्रेशन कहलाता है। तो इस वाली रिएक्शन में यहाँ पर डिहाइड्रेशन हो रहा है। एल्कोहल के यूज हैं, इथेनॉल के कुछ यूज हैं, उनको आप समझो ध्यान से। इथेनॉल इन द फॉर्म ऑफ स्पिरिट इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक फॉर वाउंड। देखो, जो इथेनॉल है वो एज अ एंटीसेप्टिक भी यूज की जा सकती है, बट वो अपनी किस फॉर्म में होनी चाहिए? स्पिरिट की फॉर्म में होनी चाहिए। अब ये जो स्पिरिट की फॉर्म है, इस बात का मतलब क्या है? देखो समझो, एल्कोहल जो है, या मैं कहूँ अभी इथेनॉल जो है, वो जो एल्कोहलिक बेवरेजेस होते हैं, है ना, एल्कोहलिक ड्रिंक की जितनी भी होती हैं उन सब में यूज किया जाता है, ठीक है। तो इस पर जब गवर्नमेंट जब सेल करती है तो इस पर बहुत ज़्यादा कस्टम ड्यूटी लगाती है, मतलब बहुत ज़्यादा टैक्स लगाती है, ठीक है। लेकिन जब इंडस्ट्रियल यूज की बात आती है तो इंडस्ट्री के अंदर जब इसको यूज करते हैं तो वहाँ पर गवर्नमेंट बहुत कम टैक्स लगाती है, ठीक है। अब होगा क्या, मान लो इंडस्ट्रियल यूज के लिए मैंने गवर्नमेंट ने आपको बोल दिया कि ठीक है हम आपसे कम टैक्स लेंगे इसके लिए, किसके लिए? इथेनॉल के लिए, ठीक है। और अगर आप ड्रिंक बनाओगे कोई तो इसी इथेनॉल के लिए आपसे बहुत ज़्यादा टैक्स लेंगे, ठीक है। तो अगर सोचो, अगर इंडस्ट्रियल यूज के लिए अगर कम टैक्स कर दिया जाएगा तो ये पॉसिबल है या नहीं है कि वो इंडस्ट्री वाले इसको किस में यूज करने लग जाएं? ड्रिंक बनाने में, आया ना। क्योंकि टैक्स क्या लग रहा है? कम लग रहा है। बोल देंगे कि इंडस्ट्रियल यूज के लिए हम इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, इथेनॉल को यूज कर रहे हैं, और उससे उन पर टैक्स कम लगेगा। तो ऐसा वो ना कर पाएँ, इसके लिए क्या करते हैं,
जब इंडस्ट्रियल यूज की बात आती है तो इसी इथेनॉल के अंदर हम कुछ अमाउंट में कुछ और केमिकल सब्सटेंसेस मिला देते हैं, ठीक है। तब वो जो केमिकल सब्सटेंस हम मिलाते हैं उनको मिलाने के बाद तब जो इथेनॉल की फॉर्म होती है वो कौन सी फॉर्म होती है? स्प्रिट फॉर्म, है ना। जब केमिकल इंडस्ट्री में जब यूज होता है इथेनॉल का तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसमें पहले से कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस मिला देते हैं जिससे कि उसको ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज ना किया जाए। उसे कैसा बना देते हैं? पॉइजनस बना देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए क्या क्या मिला देते हैं? मिथनॉल हो गया। मिथनॉल कैसा होता है? पॉइजनस है। कॉपर सल्फेट हो गया, पायरिडिन हो गया, इन सबको मिलाकर तब फिर केमिकल इंडस्ट्री में इनको यूज किया जाता है, ठीक है। इनका कलर कुछ ब्लू कलर का हो जाता है जो कि अलग से पहचाना भी आ सकता है कि ये इंडस्ट्रियल यूज के लिए है, ठीक है। तो इससे अब ये ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज नहीं किया जा सकता। तो जब ऐसा बना देते हैं, पॉइजनस नेचर हो जाता है इथेनॉल का, तब वो क्या कहलाता है? ये क्या है? स्पिरिट है। इसके कई दूसरे नाम भी होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए इसका नाम मिथाइलेटेड स्पिरिट भी होता है, ठीक है। क्या नाम होता है? मिथाइलेटेड स्पिरिट, क्योंकि इसमें क्या मिला दिया? मिथेनॉल। मिथेनॉल मिलाने पर मिथाइलेटेड स्पिरिट होता है। उसका आप यूज कर सकते हो एज अ एंटीसेप्टिक, ठीक है। दूसरा, इथेनॉल इज यूज्ड इन अल्कोहलिक बेवरेजेस लाइक बियर, रम, विस्की एटसेट्रा। तो जो अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं उनमें इनको यूज करते हैं। और बट इसके अंदर एक और कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, वो ये कि जितनी भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं, है ना, उनको अगर कंटिन्यूसली कोई कंज्यूम करता रहता है, कंटिन्यूसली का मतलब रेगुलर डेली लाइफ में अगर वो उसको कंज्यूम कर रहा है, तो ये बहुत इम्पैक्ट करती हैं, बहुत ही डिजास्टर लेवल पर इम्पैक्ट करती हैं उनकी लाइफ को, उनकी बॉडी को। अगर आप एक लॉन्ग टाइम तक कंजम्पशन करते रहेंगे इथेनॉल का, या मैं कहूँ अल्कोहलिक ड्रिंक्स का, तो वो लीवर को डैमेज करेंगी, ठीक है, किडनी को डैमेज करेंगी, पक्का करेंगी, पक्की बात है ये, ठीक है, करेंगे ही करेंगे। दूसरा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो मेंटल एबिलिटी है, ठीक है, वो आपकी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। सेंस ऑफ जजमेंट जो है वो आपका खत्म हो चुका होगा आफ्टर ड्रिंकिंग। मतलब आप कुछ आपको फीलिंग कुछ आ रही है, आप जज कुछ कर रहे हो, एक्टिविटी आपकी कुछ और हो रही है, तो सेंस ऑफ जजमेंट आपका खत्म हो जाता है। आपका जो कोऑर्डिनेशन है ब्रेन का, वो आपकी बॉडी के साथ खत्म हो जाता है। मतलब कि आप अभी जब ड्रिंक नहीं किया हुआ है तो आप जैसे चाहो अपने हैंड को मूव कर रहे हो, लेकिन ड्रिंक करने के बाद क्या हो रहा है, आपका जो कोऑर्डिनेशन है हैंड के साथ वो नहीं बन रहा है। हो सकता है कि आप को वो कोऑर्डिनेट कर रहा हो, उसके बाद थोड़ी देर बाद हैंड को मूव कर रहे हो, उसका डायरेक्शन पहले ही आ गया, क्या कर रहा है, थोड़ी देर बाद। आप पैर को रख रहे हो तो क्या कर रहे हो, थोड़ी देर बाद रख रहे हो। तो आपका जो कोऑर्डिनेशन है ब्रेन के साथ वो क्या हो गया है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से आपका जो रेस्पॉन्स है वो स्लो हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आ सकती हैं, तो इसलिए जो अल्कोहल ड्रिंक हैं, अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं, उनको कंडेम्ड करना चाहिए, ठीक है। उनका कंजम्पशन बिल्कुल पूरी तरह से कंडेम्ड हो जाना चाहिए, ठीक है। इथेनॉल इज वाइडली यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर पेंट्स, कफ सिरप, परफ्यूम। ये बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट होता है, ये बात ध्यान रखना। सॉल्वेंट का मतलब जब भी कफ सिरप बनाए जाते हैं, पेंट्स बनाए जाते हैं, तो जो सबसे मेजर अमाउंट में जो हमें सॉल्वेंट यूज करते हैं वो कौन सा है, इथेनॉल। उसके बाद कोई दूसरे कलर इंग्रेडिएंट वगैरह सब मिला दिए, जैसे कफ सिरप आप बना रहे हो या परफ्यूम बना रहे हो, तो जो मेन जो उसमें लिक्विड आपको दिखाई दे रहा है वो मेन लिक्विड वहाँ पर कौन है, इथेनॉल है। कफ सिरप के बाद आपने कभी देखा भी होगा, आपको भी ड्रंकननेस जैसी स्थिति आ सकती है। कफ सिरप पीने के बाद बहुत ज़्यादा नींद आती है, क्यों आती है, क्योंकि इथेनॉल और ये जो ड्रिंकिंग पर्पज से जो बनाए जाते हैं लिक्विड्स, है ना, ये भी तो सेम ही तो है, इसमें भी यूज हो रहा है और इसमें भी यूज हो रहा है, बट इनमें लार्ज अमाउंट में यूज हो रहा है, इसमें बहुत ही कम अमाउंट में यूज हो रहा है या जितने की जरूरत है। इथेनॉल यूज्ड एज अ फ्यूल इन इंटरनल कंबशन ऑफ इंजन इन फॉर्म ऑफ पावर अल्कोहल। इस बात का मतलब ये है कि ये जो इथेनॉल है ना, इसके पास एक बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी होती है कि ये फ्यूल्स के साथ, ऐसे फ्यूल्स जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करते हैं ऑन द बर्निंग, लाइक पेट्रोल ले लो, ठीक है, तो पेट्रोल के साथ अगर आप इथेनॉल को मिला दोगे, ठीक है, तब ये एज अ होल जो आपको मिलेगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एज अ फ्यूल। पेट्रोल भी एक फ्यूल है, लेकिन अगर आप उसको उसके साथ थोड़ा सा अमाउंट में और क्या मिला दो, लाइक जैसे 80% आपने पेट्रोल ले लिया
20% उसमें क्या मिला दिया, इथेनॉल। अभी भी वो किसका काम कर रहा है, फ्यूल का काम कर रहा है। तो जो इंजन्स होते हैं उनके इंटरनल कंबशन में इंजन के हम किसको यूज करते हैं, इथेनॉल को, जिसमें 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल का जो कॉम्बिनेशन है ये कहा जाता है, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, पावर अल्कोहल। ये एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। तो बहुत सारी जगहों पर इसको यूज किया जा रहा है। और फ्यूल, इससे क्या हो रहा है, इससे बेनिफिट क्या है, इससे बेनिफिट ये है कि पेट्रोल आपका 80% यूज हो रहा है, यानी कि 20% पेट्रोल की जगह आप कुछ और यूज कर पा रहे हो, तो वो उसका एक सब्स्टिट्यूट हो गया। ठीक है, नंबर का जो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ना है वो है इथेनोइक एसिड। ठीक है, इथेनोइक एसिड जो है उसका फंक्शनल ग्रुप जो है वो COOH है। ठीक है, यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड पर O और सिंगल बॉन्ड पर OH दिखाई देगा, और इधर कोई भी एक कार्बन की चेन हो सकती है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये। अच्छा, दूसरा इथेनोइक, क्योंकि पर्टिकुलरली इथेनोइक की बातें करनी है हमें, तो यहाँ पर जो ग्रुप होगा वो CH3 होगा। तभी तो यहाँ पर कितने कार्बन हो गए, 2 कार्बन हो गए। 2 कार्बन के लिए क्या हो गया, इथ, और ये वाला जो ग्रुप है ये क्या दिखाता है, ओइक एसिड, है ना, तो इथेनोइक एसिड। तो बेसिकली अगर हम देखें तो इथेनोइक एसिड का जो फॉर्मूला होता होगा वो क्या होता होगा, तो आंसर है CH3 और CH3 लिख दिया, और COOH क्या आएगा, CH3 COOH। ये आपका इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला। तो जब भी आप कोई भी कंपाउंड पढ़ो, ऑर्गेनिक कंपाउंड या कोई भी कंपाउंड पढ़ोगे, तो सबसे पहले क्या याद करना चाहिए, उसका फॉर्मूला। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला याद हो गया CH3 COOH। अच्छा, अब इथेनोइक एसिड की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी हैं जो देखकर ऑब्जर्व की जा सकती हैं। ठीक है, इनको सिर्फ आपने देखा, ऑब्जर्व किया और नोट कर लिया। जैसे एग्जांपल के लिए इथेनोइक एसिड हमारे सामने जब आएगा तो वो हमें कैसा लिक्विड दिखाई देगा, कलरलेस, और एक इसकी तीखी स्मेल होगी, इट हैज पंजेंट स्मेलिंग लिक्विड। ठीक है, कलरलेस है और पंजेंट स्मेलिंग लिक्विड है। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट आपको याद रखना है। ये हमें कैसे पता चला होगा, हमने इसे फ्रीज करके देखा होगा, तो हमें इस टेम्परेचर पर ये फ्रीज होता हुआ दिखा। बॉयल करके देखा होगा तो किस टेम्परेचर पर मिला, 391 केल्विन। ये सारे वो ऑब्जर्वेशन है जो हमने लेबोरेटरी में करके देखे हैं। ठीक है, कलरलेस है, इतना फ्रीजिंग पॉइंट है, इतना इसका बॉइलिंग पॉइंट है। इथेनोइक एसिड सॉल्युबल इन वाटर है। वाई, उसका रीजन समझ लो। इथेनोइक एसिड लगभग पूरा समझ में आ जाएगा आपको। देखो, जो आपने CH3 COOH लिखा है, ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये कि ये इथेनोइक एसिड है, ये हमें कैसे पता चलेगा, तो हमने एसिड वाले चैप्टर में ये पढ़ा था कि जो कंपाउंड H पॉजिटिव देने का नेचर रखते हैं वो क्या कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं। तो यहाँ पर भी बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो CH3 COO नेगेटिव, और यहाँ पर क्या, H पॉजिटिव, क्योंकि ये H पॉजिटिव देने की टेंडेंसी रख रहा है, तो ये क्या है, एक एसिड है, ये पता चल गया। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट वाली बात ध्यान से सुने सभी बच्चे, ये नेगेटिव भी चार्ज रख रहा है और पॉजिटिव भी चार्ज रख रहा है, तो इसका नेचर कैसा नेचर हुआ, तो आंसर है इसका नेचर एक कैसा नेचर हुआ, पोलर नेचर। कैसा नेचर है, पोलर, क्योंकि पोल बना रहा है ना, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो यानी कि इसके पास दोनों पोल हैं, तो कैसे नेचर का हुआ, पोलर नेचर का। और जो पोलर नेचर के सब्सटेंस होते हैं वही वाटर में क्या होते हैं, डिजॉल्व होते हैं। तो क्योंकि ये पोलर है इसलिए सॉल्युबल है वाटर में इन ऑल प्रोपोर्शन। क्लियर है ये वाली बात, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि आपको ये पता चल गया कि ये अपने आयंस में ब्रेक होता है, लेकिन बच्चों ये आयंस में उतना ज़्यादा ब्रेक नहीं होता है जितने के और एसिड होते हैं। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब ये है, जैसे मान लो मैं HCl की बात करूं, ठीक है, HCl को अगर वाटर में डिजॉल्व किया जाए तो वो भी H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनाता है, यस। और एसिडिक एसिड को वाटर में डिजॉल्व करें तो ये भी CH3 COO नेगेटिव और H पॉजिटिव बना रहा है, ये भी H पॉजिटिव दे रहा है, ये भी H पॉजिटिव दे रहा है, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है। लेकिन इन दोनों में ये वाला जो है जब वाटर में डिजॉल्व होता है तो ये उतने H पॉजिटिव आयन नहीं देता है जितने की ये देता है। तो इसलिए ये वाला जो एसिड है ये स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाता है और इसको हम क्या कहते हैं, वीक एसिड। ठीक है, तो इथेनोइक एसिड एक वीक एसिड है। क्लियर हो रही है ये वाली बात। अगर ये एक एसिड है तो हर हाल में ये ब्लू लिटमस पेपर को कैसा कर देता होगा, रेड कर देता होगा। तो हमने इसकी केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर सबसे पहला इसका एसिडिक नेचर ही लिखा है। एसिडिक नेचर की वजह से
ये क्या मतलब एसिडिक नेचर क्यों है, पहले तो हमने यहाँ ये दिखाया है कि ये क्या दे रहा है, H पॉजिटिव आयन, इसीलिए ये ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देता है, रेड कर देता है। क्लियर है ये वाली बात। अच्छा, इसके बाद इसकी अगर और केमिकल प्रॉपर्टी देखोगे तो बहुत आसान है समझना। कैसे, देखो सुनो ध्यान से। देखो बच्चों, अगर कहीं पर ऐसे लिखा हो CH3COOH, तो आप लोग जानते हो इस बात को कि जब ये अपनी एक्वस फॉर्म में होगा, एक्वस मतलब वाटर में मिला हुआ है, ठीक है, तब यहाँ पर ये अपने आयंस की फॉर्म में होगा, CH3COO नेगेटिव होगा और क्या होगा, H पॉजिटिव। अब आप ये बात सोचो कि अगर इसकी रिएक्शन किसी एक एक्टिव मेटल से करा दी जाए, मेटल से नहीं, एक्टिव मेटल से, ध्यान रखना, एक्टिव मेटल का मतलब जो हाईली रिएक्टिव है, बहुत तेजी से रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है, उनमें से किसी मेटल से रिएक्ट करा दिया जाए तब क्या होगा। तो आंसर है कि ये जो मेटल है, क्योंकि ये अपने आप में ये भी कैसा होगा, पॉजिटिव नेचर का, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होगा, और ये पॉजिटिव जो है वो इस पॉजिटिव से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हाँ है ना, क्योंकि मेटल पर जो चार्ज आता है वो कैसे आता है, तो आंसर है डोनेट करता है, वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इसके ऊपर क्या आ जाता है, एक पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये वाला जो पॉजिटिव इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये हाइड्रोजन के कंपैरिजन में कैसा है, स्ट्रॉन्ग। तो क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, ये इसको यहाँ से क्या कर देगा, रिमूव करा देगा और खुद इसकी जगह जाकर लग जाएगा। ये ताकत रखता है इतनी। आप लोगों ने एक एक्टिविटी सीरीज पढ़ी है, जिसे आप रिएक्टिविटी सीरीज आपने कहीं पर देखी होगी, एनसीईआरटी बुक में एक रिएक्टिविटी सीरीज गिवन है। उस रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर कुछ एलिमेंट लिखे हुए हैं और हाइड्रोजन से नीचे कुछ एलिमेंट लिखे हुए हैं। हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी एलिमेंट लिखे हुए हैं वो सब के सब एक्टिव मेटल कहलाएंगे इस केस में, और वो सब के सब हाइड्रोजन को वहाँ से डिस्प्लेस कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ये बात आपको समझ आ रही है। तो ये वाली रिएक्शन का अब मैकेनिज्म आपको बड़े आसानी समझ में आ गया कि जब एसिटिक एसिड की रिएक्शन एक्टिव मेटल से कराते हैं तो वो अपने मेटल्स में किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैं या कहूँ अभी थोड़ी देर के लिए, एक सॉल्ट बनाता है, ठीक है। यहाँ पर ये जो बन के तैयार हुआ है इसका नाम है सोडियम, पहले तो इसका नाम लिखोगे सोडियम और फिर इसका नाम लिखोगे ये क्या है, एसीटेट, ठीक है, ये सोडियम क्या है, एसीटेट। क्लियर बात, ठीक है। तो जब एसिटिक एसिड सोडियम से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता होगा, सोडियम एसीटेट। अब ये बताओ मुझे, यहाँ से ये H पॉजिटिव निकला है तो ये H पॉजिटिव अपने जैसे एक और H पॉजिटिव के साथ कंबाइंड होकर क्या बना देगा, क्या बना देगा, H2। तो इसका मतलब ये है कि बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन हुई, ये वाले Na यहाँ लगाओ और यहाँ से ये दो H बाहर निकालो और क्या बना दो, H2। बहुत आसान है, ऐसा भी नहीं, रटनी नहीं पड़ेगी ये रिएक्शन, क्योंकि मैकेनिज्म समझ में आता है, क्योंकि Na जो है वो ज़्यादा एक्टिव है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, तो वो इस H को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा, रिमूव कर देगा और खुद उसकी जगह जाकर लग जाएगा। देखो बन गया कंपाउंड, ठीक है। और H जो बाहर निकल गया वो अपने जैसा एक और H ढूंढेगा और क्या बना लेगा, H2 बना लेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एसिटिक एसिड की रिएक्शंस एक्टिव मेटल से कराने पर हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखना। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए कैल्शियम की बात करें तो हमारी जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें हाइड्रोजन से ऊपर आता है कैल्शियम, तो कैल्शियम भी इस हाइड्रोजन को क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है, ठीक है। क्या बना देता होगा, तो आंसर है इसको कैल्शियम एसीटेट कहो या कैल्शियम इथेनोएट कह सकते हो, कैल्शियम एसीटेट या कैल्शियम इथेनोएट, ठीक है, ओके। और अगेन फिर से क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो ये दोनों रिएक्शन समझ में आ रही हैं कैसे बनाई गई। अच्छा, इसके बाद बच्चों अगर हम बात करें किसकी, बेस की, तो बेस की रिएक्शन में क्या होगा, तो ये तो बहुत ही आसान है, इसका मैकेनिज्म बिल्कुल आसानी से सबको समझ में आएगा। अगर कहीं पर CH3COOH लिखा हो, ठीक है, उसकी रिएक्शन किसी बेस से करा दें तो क्या बनेगा। मान लो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, एसिटिक एसिड की रिएक्शन किससे कराओ, बेस से कराओ, और एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया और आपको याद नहीं आ रहा कि यहाँ पर क्या लिखा था, तो उसको रटने की जरूरत नहीं है, आपको समझ जाओगे तो आपको अपने आप से पता चल जाएगा यहाँ क्या बनने वाला है। कैसे, देखो सबसे पहले तो यहाँ पर CH3COO यहाँ पर ये नेगेटिव रहा होगा अपनी एक्वस फॉर्म में और ये H पॉजिटिव। अब NaOH में से Na क्या रहा होगा, पॉजिटिव, और OH क्या रहा होगा, नेगेटिव रहा होगा, ठीक है, ये वाली बात क्लियर है। अब ये वाला जो Na पॉजिटिव है
ये इस H पॉजिटिव को यहाँ से हटाकर खुद इसके साथ कंबाइंड होने की टेंडेंसी रखेगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। और जब ये यहाँ से निकल जाएगा तो इस पॉजिटिव को कौन अट्रैक्ट कर लेगा, OH नेगेटिव। तो अब आप कंपाउंड के नाम और फॉर्मूले खुद से सोचो क्या रहे होंगे। ये Na इसके साथ लगा होगा तो देखो क्या आएगा, CH3COONA, ये आ जाएगा, ठीक है। और H पॉजिटिव और OH नेगेटिव ये मिलकर क्या बनाएंगे, तो कहीं पर H हो और OH हो, ये तो आपने पढ़ा होगा, ये क्या होता है, H2। तो आपको पता चल गया ना क्या बनने वाला है, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ लगेगा, ये कंपाउंड बनके तैयार हो जाएगा। तो वही रिएक्शन बच्चों यहाँ पर बोर्ड पर लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है कि जब एसिडिक एसिड जब बेस से रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, सोडियम इथेनोएट बनाएगा, इसे सोडियम एसीटेट कह सकते हैं या सोडियम इथेनोएट, और साथ में क्या बनता होगा, वाटर बनता होगा, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन बोर्ड पर आपके सामने लिखी हुई है, इस रिएक्शन में NaOH ऑफ कोर्स क्या है, एक बेस, और ये तो हमने पढ़ा ही अभी अभी कि ये क्या है, अपने आप में एक एसिड, और एसिड और बेस की रिएक्शन होने पर अगर हमें मिल रहा है क्या, सॉल्ट एंड वाटर, तो इस तरह की जो केमिकल रिएक्शन होती हैं उनका नाम क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल हो गया। क्लियर है ये वाली बात। इसके बाद नेक्स्ट नंबर की प्रॉपर्टी पर चलेंगे हम, फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी पर। अभी तक मैं आपको 3 केमिकल प्रॉपर्टी बता चुका है एसिटिक एसिड की। नंबर 1 प्रॉपर्टी उसका एसिडिक नेचर है, ठीक है, वो H पॉजिटिव आयन देता है, इसीलिए वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है, नंबर 1। नंबर 2, जब वो एक्टिव मेटल से रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस बनाता है, साथ में कुछ सॉल्ट बनेगा, ठीक है। नंबर 3, जब वो बेस से रिएक्ट करता है तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दिखाता है, जिसमें सॉल्ट बनते हैं और वाटर बनता है, ठीक है। इसके बाद बच्चों 4th नंबर पर जो हमारे पास रिएक्शन आती है वो है रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। ये रिएक्शन है, सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करेंगे तब क्या बनता होगा ये हम जानना चाहते हैं। तो इस रिएक्शन को कोई भी बच्चा रटेगा नहीं, जैसे पीछे वाली रिएक्शन का मैकेनिज्म समझा, इसी तरह से इसको भी समझ लो, बड़े आसानी से समझ सकते हो। देखो कैसे, कहीं पर अगर एसिडिक एसिड लिखा हो, ठीक है, उसकी रिएक्शन हमें करानी है किससे, सोडियम कार्बोनेट से, Na2CO3 से करानी है, ठीक है, Na2CO3। अब देखो, अगर आपको एग्जाम में ये याद ना आ रहा हो कि यहाँ क्या बन रहा था, ठीक है, तो आप मैकेनिज्म का यूज करोगे। कैसे, देखो, सबसे पहले CH3COO नेगेटिव ये लिख लोगे, और यहाँ पर साथ में क्या, H पॉजिटिव, अपनी एक्वस फॉर्म में ये रहा होगा, ठीक है। अब Na2CO3 में Na क्या रहा होगा, पॉजिटिव, और CO3 क्या रहा होगा, नेगेटिव, ठीक है। मुझे कैसे पता चलेगा सर यहाँ 2 नेगेटिव आएगा, तो ये वाला 2 जो है वो यहाँ रहा होगा, 9th क्लास में पढ़ा था, है ना। और Na का बैलेंसी कितना होता है, 1, ठीक है। तो ये 2 यहाँ आएगा, तो यानी यहाँ आपको याद हो जाएगा ये CO3 क्या रहा होगा, 2 नेगेटिव, ठीक है, ओके। फिलहाल के लिए अभी चलो 2 नेगेटिव वाली बात भूल भी जाओ, ये पॉजिटिव रहा होगा और ये क्या रहा होगा, नेगेटिव, इतना तो याद रहेगा। अब ये बात भी पक्की है कि कोई पॉजिटिव चीज़ है वो पॉजिटिव से तो जुड़ेगी नहीं, किससे जुड़ेगी, नेगेटिव से। तो ये Na पॉजिटिव किससे जुड़ेगा, इससे, ठीक है। जब ये दोनों आपस में कंबाइंड होंगे तो क्या बना देंगे, अभी अभी आपने पढ़े हैं, बताओ, Na, सोडियम एसीटेट या सोडियम इथेनोएट। क्लियर हो गई बात। अब इसके बाद बचा क्या क्या है, तो आंसर है सर एक तो ये बच गया H पॉजिटिव और CO3 नेगेटिव, ठीक है। जब भी इस तरह का कभी भी आपके पास आता है तो ध्यान रखना, ये जो H पॉजिटिव है ना, ये अकेला नहीं होगा, इसके साथ एक और H होगा, और ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, H2CO3। अरे बनेगा ही H2CO3, मतलब कैसे, इस बात का मतलब क्या है, आपको याद है क्लास 9th में आप फॉर्मूले कैसे बनाते थे, देखो कहीं पर H पॉजिटिव लिखा हुआ है और कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है CO3 2 नेगेटिव, तो ये 2 इस पर लगेगा और 1 इस पर लगेगा, तो बताओ क्या बन के तैयार होता होगा, ये तो बनता होगा। ये जो H2CO3 बना है ना बच्चों, ये H2CO3 हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है, अनस्टेबल, यानी कि ये जैसे ही बनता है वैसे ही टूट जाता है, ठीक है, अपन बना नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं पर H2CO3 मिल रहा है, कहीं पर नहीं मिलेगा, वो अनस्टेबल होने की वजह से क्या होता है, तुरंत टूट जाता है। और जब भी ये टूटेगा तो किस किस में टूटेगा,
तो आंसर है H2O में और CO2 में। बिल्कुल सिंपल सा तो है। इसका देखो H2 ले लो, ये वाला H2, इसमें से एक O इधर लगा दो, तो इधर बताओ क्या बच गया है, ये बनेगा, ठीक है ना। तो हमारे पास सोडियम इथेनोएट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, ठीक है। तो वही यहाँ पर बोर्ड पर हमने नोट किया है, क्या नोट किया है कि जब एसिटिक एसिड सोडियम कार्बोनेट से या सोडियम बाइकार्बोनेट या इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या इसका दूसरा नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो जब एसिटिक एसिड सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट से जब भी रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा, सोडियम इथेनोएट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और वाटर बनाएगा। ये बात आपको समझ में आई, ये दोनों कहाँ से आए होंगे, ये यहाँ से भी समझ में आ जाएगी। देखो ये वाला H लोगे और इसका क्या लोगे, CO3, इसका H लोगे और इसका क्या लोगे, इससे बताओ क्या बनता होगा, H2CO3। H2CO3 तुरंत ब्रेक होकर क्या बना लेता होगा, CO2 और H2O, ठीक है। इस तरह से आप ये रिएक्शन करा सकते हो। इस रिएक्शन में जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, इसका डिटेक्शन करना बहुत आसान है कि जो गैस बाहर निकल रही है ये गैस कौन सी गैस है। अगर आप इसको डिटेक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप इसको क्या करो, इसको लाइम वाटर से क्या करो, पास करा दो। जब आप इसे लाइम वाटर से पास कराओगे तो लाइम वाटर से पास कराने पर देखो क्या होगा, यहाँ पर मैंने लिख लिया लाइम वाटर, उससे पास करा रहा हूँ इसको, ठीक है। तो जब लाइम वाटर से इसको पास कराओगे ना तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बच्चों बना है ये मिल्कीनेस आ जाएगी इसमें, कैसा आ जाएगा, मिल्कीनेस, ठीक है। अगर हमारा कैल्शियम का, अगर यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से या मैं कहूँ क्या बोलते हैं इसे, लाइम वाटर, ठीक है, लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड को अगर मैं पास कराऊं तो वो जो मेरा कंपाउंड है अगर उसमें मिल्कीनेस आ जाती है तो मैं समझ जाऊंगा कि ये वाली गैस कौन सी गैस है, CO2 गैस है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट मैंने आपको पिछले किसी और चैप्टर में भी बताया है, याद है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट हमेशा कैसे करते हैं, लाइम वाटर से CO2 पास कराने पर क्या बनता है, मिल्कीनेस, ठीक है। ओके, ये एक अच्छी और इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। इस चैप्टर के अंदर एक अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए जो फिक्स क्वेश्चन होगा, अगर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड की, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर आपके एग्जाम में आ रहे हैं तो वो फिक्स क्वेश्चन है एस्टरिफिकेशन, ठीक है। पक्का क्वेश्चन है कि ये आएगा ही आएगा, ये मतलब वैसा वाला क्वेश्चन है कि जो फिक्स है, आएगा ही आएगा, ठीक है। एस्टरिफिकेशन होता क्या है, इसको समझना बहुत आसान है। देखो सबसे पहली चीज, नंबर 1, इथेनोइक एसिड की रिएक्शन कराते हैं। अब ये अभी मैं फिलहाल के लिए याद करवा रहा हूँ आपको, एस्टरिफिकेशन क्या होता है। तो आंसर है इसमें हम इथेनोइक एसिड की रिएक्शन किससे कराते हैं, इथेनॉल से। इथेनोइक एसिड की देखो आपने एक्टिव मेटल से पढ़ी, बेस से पढ़ी और आपने सोडियम कार्बोनेट से, सोडियम बाइकार्बोनेट से पढ़ी। ऐसे ही अब इथेनोइक एसिड की रिएक्शन जब भी अल्कोहल से कराई जाएगी यानी इथेनॉल से कराई जाएगी तो वो रिएक्शन क्या कहलाएगी, एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन क्यों कहलाएगी, क्योंकि इथेनोइक एसिड की रिएक्शन इथेनॉल से कराने पर एस्टर बनते हैं। क्या बनते हैं, एस्टर। ये जो कंपाउंड आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है इथाइल इथेनोएट, इसका दूसरा नाम क्या है, एस्टर। इसीलिए इस रिएक्शन का नाम एस्टरिफिकेशन होता है, ठीक है। और साथ में यहाँ पर वाटर बनेगा। ओके, अब एक और बात ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर ये जो इथाइल इथेनोएट बना है जिसको आप एस्टर कहते हो, इस इथाइल इथेनोएट की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएं और इसे हीट करा दें। हम क्या कर लें, इसे हीट करा दें तो हमारे पास क्या बन के तैयार हो जाता है, सोडियम इथेनोएट। नंबर 1 प्रॉपर्टी है ये एस्टर की, ये इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टी नहीं है, ये किसकी प्रॉपर्टी है। अभी यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मैं लिख देता हूँ, ये जो प्रॉपर्टी है ये एस्टर की प्रॉपर्टी है, ठीक है। एस्टर जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से या मैं कहूँ बेस से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सोडियम इथेनोएट बना देता है, ठीक है। और क्या बनाता है, इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल बना देता है। और एक और प्रॉपर्टी इसकी देखो, सुनो ध्यान से, ये प्रॉपर्टी भी एस्टर के अंदर ही आएगी, ठीक है। सेकंड, ये इथाइल इथेनोएट यानी कि एस्टर जब वाटर से रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4
तब ये क्या बनाता है, इथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल। आपको याद है ये वाली जो रिएक्शन है ये हमने अभी अभी इधर से पढ़ी है, आया ना। इथेनोइक एसिड की रिएक्शन इथेनॉल से कराते हैं तो क्या बनता है, इथाइल इथेनोएट और वाटर, आया ना। देखो एस्टेरिफिकेशन में देखो ये लिखा हुआ है, इथेनोइक एसिड की रिएक्शन इथेनॉल से कराते हैं तो क्या बनता है, इथाइल इथेनोएट और वाटर बनता है ना। अब ये यानी कि इधर से कराएंगे तो एस्टेरिफिकेशन है, और ये रिएक्शन इधर से भी होती है। इसका मतलब इथाइल इथेनोएट की रिएक्शन वाटर से करा दें तो वापस से क्या मिल जाएंगे बोलो, इथेनोइक एसिड और इथेनॉल। तो ये वाली जो रिएक्शन यहाँ पर लिखी हुई है इसीलिए इसको हमने क्या लिखा है, रिवर्स एस्टेरिफिकेशन। ठीक है, क्लियर है। इधर से कराओगे तो क्या नाम है, एस्टेरिफिकेशन, इधर से कराओगे तो रिवर्स एस्टेरिफिकेशन। ठीक है, ये आपको कुछ प्रॉपर्टी हैं जो याद रखनी है। कार्बन यूनिट्स कंपाउंड चैप्टर में आपको जो लास्ट कंपाउंड पढ़ना है, या मैं कहूँ एक लास्ट टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो है सोप्स एंड डिटर्जेंट। ठीक है, सोप और डिटर्जेंट दोनों अलग अलग तरह के कंपाउंड हैं। ठीक है, दोनों ही ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, दोनों ही कार्बन के कम से कम 18 to 20 कार्बन की लॉन्ग चेनें हैं, ध्यान रखना। चाहे सोप्स हों चाहे डिटर्जेंट हों, दोनों ही कितने कार्बन की चेन है, 18 to 20 कार्बन की चेन है लगभग। ठीक है, लेकिन इन लॉन्ग चेन के एंड पर क्या जुड़ा होगा, अगर सोडियम या पोटेशियम का कोई फैटी एसिड है अगर, तो हम कहेंगे वो क्या होगा, सोप्स। सोप्स क्या होते हैं, फैटी एसिड ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, ये सोडियम और पोटेशियम के फैटी एसिड कहाँ पर जुड़े हुए हैं, लॉन्ग कार्बन चेन में। ठीक है, इसी तरह से डिटर्जेंट की अगर हम बात करें, डिटर्जेंट क्या है, अमोनियम सॉल्ट हैं, सल्फोनेट हैं या सल्फेट सॉल्ट हैं ऑफ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो, देखो बच्चों इस तरह से एक चेन चल रही है। ठीक है, ये चेन जो मैं बना रहा हूँ ना, क्या बना रहा हूँ, कार्बन है, यहाँ कार्बन है, ये कार्बन कार्बन ऐसे। ठीक है ना, तो ये ऐसी लॉन्ग चेन चल रही है, और इस लॉन्ग चेन के एंड पर क्या लगा होगा, कोई सोडियम या पोटेशियम। ठीक है, लाइक जैसे सोडियम लगा हो या पोटेशियम, इस तरह से ये लॉन्ग चेन है, हाइड्रोकार्बन चेन। ठीक है, अच्छा इसी तरह से मान लो ये कोई लॉन्ग चेन है, हाइड्रोकार्बन की कोई चेन है, और इसके एक एंड पर लाइक लगा हुआ है SO3 नेगेटिव और Na हो सकता है, या ठीक है Na ही ले लेते हैं, Na पॉजिटिव। ठीक है, ये तो जो है ये क्या है, सोप, ये क्या है, सोप है, क्योंकि इस पर सिर्फ क्या लगा हुआ है, सोडियम या पोटेशियम। ठीक है, और जब हमारे पास सल्फोनेट या सल्फेट सॉल्ट अगर इस तरह के मिलेंगे हमें, तब हम उस केस में ये कहेंगे कि ये क्या है, एक डिटर्जेंट है। ठीक है, तो पहले तो सबसे पहले तो सोप और डिटर्जेंट की डेफिनेशन समझो है क्या। सोप्स क्या होते हैं, फैटी एसिड्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन ऑफ 18 to 20 कार्बन। ठीक है, जबकि डिटर्जेंट क्या होते हैं, ये अमोनियम सॉल्ट या सल्फोनेट या सल्फेट सॉल्ट होते हैं, किसके, ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन ऑफ 18 to 20 कार्बन। ठीक है, ये तो हो गई इनकी डेफिनेशन। अब सोप और डिटर्जेंट में डिफरेंस अगर मान लो हमें करना हो तो हम कैसे करें, डेली लाइफ में आप कैसे कर सकते हो, तो उसके लिए आप ये कर सकते हो कि आप सोप, एक हाथ में आपने सोप ले लिया और पानी से ट्रीट किया उसको, ठीक है, और दूसरा डिटर्जेंट को आपने ले लिया, तो आप क्या एक्सपीरियंस करते हो, सोप के कंपैरिजन में जो डिटर्जेंट है वो ज़्यादा झाग बनाता है, ज़्यादा लेदर बनाता है। सोप ज़्यादा बनाएगा या डिटर्जेंट, डिटर्जेंट ज़्यादा झाग बनाता है, सोप कम बनाता है। ये बात आपको समझ में आ रही है, ऐसा होता क्यों है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है कि डिटर्जेंट ज़्यादा झाग बना रहा है जबकि सोप कम बना पा रहा है ना। तो उसके लिए मैंने आपके सामने यहाँ पर बोर्ड पर एक रिएक्शन लिखी है बच्चों। यहाँ पर ये जो रिएक्शन लिखी हुई है ये क्या है, एक सोप, सोप है ना, यहाँ देखो C17H35, ये क्या है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, और इसके एंड पर क्या लगा हुआ है, Na पॉजिटिव। तो ये सोप है या डिटर्जेंट है, सोप है। ठीक है, ये क्या है, एक सोप। अब ये जो सोप है इसको हम ट्रीट करा रहे हैं हार्ड वाटर से, किससे, अब ये हार्ड वाटर क्या होता है, तो आंसर है हार्ड वाटर
वो वाटर होता है जो सोप के साथ इजीली लेदर नहीं देता है, इजीली लेदर नहीं देता है। एग्जाम्पल, गोवा गए हो कभी, कहीं किसी बीच पर गए हो, आप कभी किसी बीच पर जाते हो तो क्या एक्सपीरियंस करते हो, वहाँ का पानी बहुत खारा खारा हो, कहते हैं ना बहुत खारा है वहाँ का पानी। उस पानी के साथ आप घरों में जो अपने यूज करते हो सोप, उसको ले जाकर देखना ऐसे रगड़ के, ठीक है, और वहाँ पर लेदर बनाकर देखना। थोड़ी देर बाद आप देखना जब वो हाथ सूख जाएगा ना, जब वो सूख गया वहाँ से, तो सफ़ेद सफ़ेद हो जाएगा पूरा। कैसा हो जाएगा? वाइट वाइट कलर का आ जाएगा। घर में ऐसा करते हो तो नहीं होता। घर में ऐसा करते तब कहीं होता है कि पूरा शरीर वाइट वाइट हो गया, नहाकर निकले सब वाइट हो गए, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो ऐसा वहाँ क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर जो वाटर है वो कैसा वाटर है? हार्ड वाटर। कैसा वाटर है? हार्ड वाटर। वो वाटर होता है जिसमें कैल्शियम की और मैग्नीशियम की इम्प्योरिटीज होती हैं, कैल्शियम की और मैग्नीशियम की इम्प्योरिटीज होती हैं, ठीक है। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो इम्प्योरिटीज हैं, जब ये सोप से रिएक्ट करती हैं तो वो एक पर्टिकुलर कंपाउंड बना लेती हैं। वो जो कंपाउंड होता है उसका नाम है स्कम। क्या नाम है? स्कम। स्कम जो होता है ना, ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, व्हाइट कलर का पीपीटी बनता है। तो आप जब भी कभी बीच पर जाओगे और वहाँ पर सोप लगाओगे तो आप देखोगे झाग ही नहीं बन रहा है ना, और फिर थोड़ी देर के लिए अगर आपने छोड़ दिया आपको दिखेगा पूरा वाइट वाइट हो गया और साफ भी नहीं हो रहा वो, है ना। तो इसका मतलब आप समझ जाओगे कि वहाँ पर क्या बन चुका है। ये जो लॉन्ग चेन बन के तैयार हुई है इसका नाम है कैल्शियम सिट्रेट। क्या नाम है? कैल्शियम सिट्रेट। तो आप समझ जाओगे कि मेरे हाथ पर स्कम बन गया है। क्या बन गया है? स्कम बन गया है, जो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है। जबकि हार्ड वाटर में तो लेदर नहीं बनता, बट जो दूसरा वाटर है जो हम लोग यूज करते हैं वो कौन सा है? सॉफ्ट वाटर, ठीक है। सॉफ्ट वाटर में कैल्शियम या मैग्नीशियम की इम्प्योरिटीज या तो नहीं होती हैं या कम होती हैं, तो इसलिए वो इजीली लेदर बना लेता है, वो स्कम बनाता ही नहीं है। यहाँ पर भी यही दिखाया गया है। ये जो हमें कैल्शियम मिला ये कहाँ से मिला बोलो? फ्रॉम हार्ड वाटर। हार्ड वाटर से ही तो ट्रीट किया हमने सोप को। ऐसे ही यहाँ मैग्नीशियम की भी इम्प्योरिटीज हो सकती हैं वहाँ पर। तो फ्रॉम हार्ड वाटर हमें मैग्नीशियम की इम्प्योरिटीज को जब हमने सोप से रिएक्ट कराया तो वहाँ पर क्या बन गए? स्कम बन गया, जो कि कैसा प्रेसिपिटेट होता है? वाइट कलर का, ठीक है। तो आपको हार्ड और सॉफ्ट वाटर क्लियर है? हार्ड वाटर जो इजीली लेदर नहीं बनाएगा, सॉफ्ट वाटर जो इजीली लेदर बनाएगा। क्लियर है? इसीलिए सोप का, इसलिए डिटर्जेंट का एडवांटेज है ओवर द सोप, क्योंकि वो इजीली लेदर बनाता है, ठीक है। जबकि डिटर्जेंट जो होते हैं उनमें इस तरह की कोई इम्प्योरिटीज नहीं होती, ठीक है। वो सॉरी मुझे कहना चाहिए, जो डिटर्जेंट होते हैं वो जब इनसे रिएक्ट करते हैं तो वो स्कम नहीं बनाते हैं, इसलिए वो इजीली लेदर बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात ये आती है कि जब आप डिटर्जेंट का यूज हम लोग क्या करते हैं? कपड़े धोने के लिए तो करते हैं। तो डिटर्जेंट से कपड़े कैसे धुल जाते हैं? ऐसा क्या होता है डिटर्जेंट के पास, ठीक है, कि उससे वो कपड़े धो देता है? तो आंसर है कि जो डिटर्जेंट हैं या सोप हैं, सोप भी आपकी बॉडी के साथ क्या करता है ना, क्लीन कैसे कर देता है बॉडी को, तो ये हम जानना चाहते हैं। तो क्लीनाइजिंग एक्शन ऑफ सोप या डिटर्जेंट, ये हम समझना चाहते हैं। तो देखो, डिटर्जेंट के पास एक तो होती है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन, अब इसे चेन की जगह थोड़ी देर के लिए टेल कहना शुरू कर दो, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल, ठीक है। एक तो इसके पास टेल होती है जो कि लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल है, और दूसरा इसके पास होता है लाइक इस तरह से Na पॉजिटिव, ठीक है। दूसरा इसके पास होता है हेड, दूसरा क्या होता है? हेड। अब यहाँ पर दो तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं सर। एक तो ऐसी टेल है जो वाटर से रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि ये जो चेन है ये कैसी चेन है? हाइड्रोकार्बन वाली चेन है, हाँ या ना। और यहाँ पर अगर आप देखोगे, जैसे डिटर्जेंट का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, SO3 नेगेटिव, ऐसे यही तो है डिटर्जेंट। तो इसमें ये वाला जो पार्ट है ये तो पोलर नेचर का है, हाँ या ना बोलो, है ना, पोलर नेचर का। पोलर नेचर का है तो ये वाला जो पार्ट है ये तो वाटर में इजीली डिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, क्योंकि ये नॉन पोलर नेचर का है, तो ये वाला पार्ट वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा। ये वाली बात क्लियर है?
तो इनमें से जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा, जो वाटर से दूर भागता है, जो वाटर से दूर भागता है, उसे हम हाइड्रोफोबिक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक, ठीक है। जो वाटर से डरता है, दूर भाग जाता है, उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिक। और जो वाटर के साथ, जैसे वाटर को देखा तुरंत जाकर उससे अट्रैक्ट हो जाता है ना, तुरंत उसके साथ रिएक्ट करता है, तुरंत अपने आप के साथ रिजॉल्व कर लेता है, ऐसा जो पार्ट होता है वो हाइड्रोफिलिक कहलाता है। ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि डिटर्जेंट जो होता है वो अपना क्लीनाइजिंग एक्शन कैसे करता है, तो आप सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट बातें बताना कि जो डिटर्जेंट होता है उसके पास एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल होती है और एक उसके पास क्या होता है? एक पोलर कंपाउंड होता है, एक पोलर नेचर का एक कंपाउंड होगा यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर जो हाइड्रोकार्बन टेल है वो क्योंकि वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती, नॉन पोलर होने की वजह से, उसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिक। और दूसरा जो पार्ट है, जो इसका हेड है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोफिलिक। अब ये जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है ये वाटर से तो रिएक्ट नहीं करता, लेकिन किससे रिएक्ट करता है? किसको तेजी से खींच लेता है? तो आंसर है जितनी भी डर्ट होगी, है ना, जितनी भी डर्ट, मिट्टी जो भी चिपकी होगी आपके कपड़ों पर, उन सबको ये क्या करेगा? खींच लेगा। ठीक है। और जो बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है, इसने डर्ट तो सारी इसने खींच ली, बाकी का बचा हुआ पार्ट किसके पास रह जाएगा? हाइड्रोफिलिक के पास। अब क्लीनाइजिंग एक्शन में हो क्या रहा है? सुनो, हमने पानी लिया, बकेट ली, अपने सारे कपड़े इसमें डाल दिए, पर पानी भी तो भरोगे। कपड़े डालने के बाद क्या भर दिया? पानी भर दिया। तो यहाँ पर हमने पानी भर दिया। ठीक है, ये हमने पानी भर दिया। अब पानी भरने के बाद हम इसमें क्या डालेंगे? डिटर्जेंट। क्या डालेंगे? कपड़े पहले से पड़े हुए हैं इसके अंदर, हम लोग क्या डालने वाले हैं? डिटर्जेंट डालने वाले हैं। ठीक है। जैसे ही हमने इसके अंदर डिटर्जेंट डाला तो डिटर्जेंट का जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो कपड़ों से डर्ट को लेगा। ठीक है। और कहाँ से, किससे दूर भागेगा? वाटर से दूर भागेगा। अब इसके अंदर कौन गया है? इसके अंदर तो डिटर्जेंट गया है। डिटर्जेंट के पास दो पार्ट थे, एक तो ऐसा पार्ट जो इस पानी से दूर भागना चाहता है। जब वो दूर भागेगा ना, आपने तो डाल दिया अंदर, जब वो दूर भागेगा तो किसको लेकर भागेगा? डर्ट को, डस्ट को क्या करेगा? लेकर बाहर आएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पर सेंटर में यहाँ पर इकट्ठा हो गया। ऊपर वाली सरफेस पर कौन इकट्ठा हो गया? डर्ट। ये वाला जो पार्ट है ये दरअसल कौन सा पार्ट है? हाइड्रोफोबिक। कौन सा? और जो हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट है वो पानी में अंदर है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा हाइड्रोफिलिक। जो वाटर लविंग है वो अंदर, जो वाटर से दूर भागता है वो ऊपर की तरफ। ठीक है, ऐसा होने वाला है। तो इससे क्या होता है बच्चों? एक स्ट्रक्चर बन जाता है। कैसा स्ट्रक्चर है? देखो, ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहां पर ये हाइड्रोकार्बन वाली चेन है जो पानी से दूर भागती है। ठीक है। इस तरह से एक सेंटर पर सभी जगह पर ऐसा एक स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है। आप जब सेंटर पर देखोगे तो आपको ऐसा एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। मैं एक रफ स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, आपको नोट्स में बहुत ही क्लियरली मैंने वहाँ पर एक फिगर बनाकर दिया हुआ है। ठीक है, ऐसा। अब ये हाइड्रोकार्बन चेन के जो भी एंड हैं, ठीक है, इनके एंड पर कौन दिखाई देगा? बोलो। Na पॉजिटिव आया ना? Na पॉजिटिव, ऐसे Na पॉजिटिव। ये Na पॉजिटिव वाला जो पार्ट है ये कहाँ होगा? आंसर है पानी के अंदर। ये वाला पार्ट कहाँ पर होगा? तो मैं इस वाले पार्ट को मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ तो आपको फटाफट से बात समझ में आ जाएगी। देखना, जो हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट है वो तो ये है, और इसका अंदर की तरफ कौन होगा? Na पॉजिटिव। सारे हाइड्रोफोबिक पार्ट ऐसे हैं और अंदर कौन है? तो यानी कि हाइड्रोफोबिक पार्ट यानी कि जितनी भी हाइड्रोकार्बन की चेन है वो सब ऊपर की तरफ होंगी और अंदर की तरफ कौन होगा? Na पॉजिटिव, हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट। ठीक है। तो अगर आप ऊपर से देखोगे ना उस पर सरफेस पर, तो ऊपर की सरफेस पर ऐसे दिखाई देगा कि ये सारे पार्ट अंदर घुसे हुए हैं पानी की तरफ, और ये वाले पार्ट सारे बाहर आए हुए हैं, इस तरह से। ठीक है। तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाएगा जिसे हम क्या कहते हैं? मिशेल कहते हैं। ठीक है। अब जब ये सारी डर्ट, सारी गंदगी को लेकर जब ये ऊपर आ गया है,
अब आप क्या करोगे, हाथ से साफ कर दो, या एक बीट, इसको बीट करने के लिए भी तो रहता है ना हमारे पास, उसको बीट करके बाहर निकाल दो, चाहे कपड़ों को ऐसे पीट दो, कुछ करो, लेकिन वहां से क्या बाहर हो जानी चाहिए, डर्ट। किसी भी मैकेनिकल तरीके से आप उसको हटा सकते हो, रबिंग करो या कुछ भी करो। क्लियर हो रही है बात? तो क्लीनाइजिंग एक्शन बहुत ही सिंपल है, हाइड्रोफोबिक पार्ट का डिटर्जेंट का अंदर डालना, हाइड्रोफोबिक पार्ट का उसमें से डर्ट लेकर ऊपर आना और उसे मैकेनिकल मेथड से क्या कर देना, हटा देना, रिमूव कर देना, हो गए कपड़े साफ। यही है इसका क्लीनाइजिंग एक्शन। ठीक है, दूसरा एक और इंपॉर्टेंट बात इसमें बता देता हूं आपको, डिटर्जेंट और सोप में से कौन ज्यादा अच्छा होता है? तो आंसर है डिटर्जेंट। कौन ज्यादा अच्छा होता है? डिटर्जेंट। जो बच्चों डिटर्जेंट होते हैं ना, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में कहीं पर लिख कर दिए होंगे, जो डिटर्जेंट होते हैं ये 100% बायोडिग्रेडेबल होते हैं। जो सोप होते हैं वो 100% बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं। तो क्योंकि डिटर्जेंट 100% बायोडिग्रेडेबल हैं, तो इसीलिए, क्योंकि ये इनको डिकम्पोज करने पर, मान लो जो डिटर्जेंट से जो पानी निकलेगा उसको आप कहीं ना कहीं तो फ्लो कराओगे, वो मिट्टी में जाएगा और वहाँ पर जाकर अगर वो डिकम्पोज ही ना हो तो फिर वो क्या करेगा, जो भी वहाँ पर माइक्रोब्स हैं उनको नुकसान पहुँचाएगा, उनको मारेगा, है ना। तो सोप ऐसा करता है, सोप 100% बायोडिग्रेडेबल नहीं है, तो इसीलिए सोप और डिटर्जेंट में से कौन ज़्यादा अच्छा माना जाता है? डिटर्जेंट को माना जाता है। ठीक है, कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।